नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो इस विषय पर चर्चा करेंगे जो कोल्ड ड्रिंक को लेकर के आजकल बहुत उधम मचा हुआ है। पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश में बैन कर दिया गया है। 15 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है कोल्ड ड्रिंक सिरप को पीने से। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, आज यथार्थ हॉस्पिटल क्यों भागा, उसके पीछे क्या कारण है, ऐसी क्या खबर आ गई, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तीसरी जो बड़ी चर्चा का विषय रहेगा वो ये चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी मिड वीक में या लास्ट वीक में ऐसा कौन सी खबर आ गई जिस कारण बाज़ार का मूड और माहौल पूरा ही बदल गया और बाज़ार में आज चौतरफा हरियाली देखने के लिए मिली। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी चर्चा कर लेंगे कि जो टाटा कैपिटल का IPO खुला हुआ है कि इसको IPO में पैसे लगाएं क्या नहीं लगाएं, या इसके लगाने का कोई मायने भी है या नहीं। वोडाफोन आइडिया को लेकर के क्या खबर चल रही है, वोडाफोन आइडिया में क्या खबर है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। अगर FII DII के आंकड़े पर नज़र डालें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 313 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अगर पिछले 3 महीनों की बात करें तो 1,29,870 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रखी है FII ने। अगर DII की बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने 5,036 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वही बाजार को ऊपर लेके गई है। ऑल ओवर 3 महीने की अगर बात करें तो 2,21,110 करोड़ रुपए की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी करी है। अगर इंडेक्स वाइज देखोगे तो जो इंडेक्स में 1,503 करोड़ रुपए की बिकवाली की है FII ने, और वहीं पे 3,821 करोड़ रुपए के इंडेक्स वाइज खरीदे हैं FII ने। अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 98.17 पे बना हुआ है। और अगर हमारे रुपये की बात करें तो रुपया हमारा 88.71 पैसे पे वर्तमान में भी कारोबार कर रहा है। अगर बात करें हम सोने की, तो सोने ने फिर से रिकॉर्ड हाई बना दिया है और रिकॉर्ड हाई बनाते हुए 1,20,000 पे प्रति 10 ग्राम पे कारोबार कर रहा है। एक साल में देखें तो सोने ने 50% का रनअप दे दिया है, 50% का रिटर्न दे दिया है। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी ने 1,47,700 रुपये का रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो में बोला था कि चांदी का जो टारगेट है वो 1.5 लाख के आसपास का हो सकता है। लग रहा है कि कल ही 1.5 लाख हो जाएगा। सोना चांदी में चौतरफा तेजी देखने के लिए मिल रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $65 प्रति बैरल पे बना हुआ है। वोलेटिलिटी इंडेक्स 10 दशमलव कुछ पे अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। जिंक और कॉपर में ऊपर से थोड़ी नरमाहट देखने के लिए मिली है, सुस्त कारोबार कर रहे हैं। चीन के जो बाजार हैं वो 8 तारीख तक छुट्टी पे हैं। जापान के बाजार में ताबड़तोड़ खरीदारी है, ताबड़तोड़ 2175 अंकों की भयंकर तेजी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करें सोने की, तो सोना 1,20,000 पे है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 184 पॉइंट चढ़ के 25,077 पे क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। सेंसेक्स 582 पॉइंट चढ़ गया और सेंसेक्स 582 81,790 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 515 पॉइंट चढ़ गया और 56,104 पे जाके बंद हुआ। थोड़ी सी अगर बात करें कि गिरने वाले इंडेक्स में, तो निफ्टी FMCG रहे जो 114 पॉइंट टूट गया। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 104 पॉइंट निफ्टी ऑटो चढ़ा। और निफ्टी IT की अगर बात करें तो वो तो 722 पॉइंट चढ़ गया। मतलब चौतरफा हरियाली देखने के लिए मिली। निफ्टी फार्मा में भी कोई ज़्यादा खास तेजी नहीं थी, 24 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिल रही थी। और अगर बात करें तुम्हारा निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशनों से लगातार ऊपर ही बंद हो रहे हैं और 150 पॉइंट निफ्टी मिड कैप चढ़ गया। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 49 पॉइंट निफ्टी स्मॉल कैप चढ़ गया। क्रॉस द बोल अभी तो अगर बात करें तो इंडेक्स में चौतरफा हरियाली है। तो सेंटीमेंट तो अच्छा है, सेंटीमेंट अच्छा कर दिया है जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने। अभी जो आउटलुक पेश हुआ है, बैंकों पे रिजल्ट आया, वो उसने पूरा सेंटीमेंट सुधारा है। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया में कुछ नहीं हुआ, खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। क्या हो गया है वोडाफोन आइडिया की, सरकार ने वोडाफोन आइडिया जो एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू है ना, उसके AGR को लेकर के जो उनकी सुनवाई थी, उसमें सरकार ने और समय मांग लिया है। और सरकार ने समय मांगा है, अगली सुनवाई जो है वो तुम्हारी 13 अक्टूबर को है। वोडाफोन आइडिया आज 4% स्टॉक टूट गया। सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि पहले तो वोडाफोन आइडिया के जो AGR है 84,000 करोड़ रुपए का, वो बकाया है। उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो बकाया, फिर उसके ऊपर जो पेनल्टी लग रही है वो बकाया है। और उसके अगर बात भी करें ना, तो उसका जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के जो CEO वो जरूर बदल दिए गए हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन आने वाला है नहीं,
क्यों नहीं है? क्योंकि हालांकि भारत सरकार भी और भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई वोडाफोन आइडिया में आकर के निवेश कर ले और 9,000 करोड़ रुपए जैसे कर ले, लेकिन वो ऊँट की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, मतलब ऊँट की मुंह में जीरे वाली बात है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9,000 करोड़ से अगर कोई इन्वेस्ट भी कर देगा। अभी तो वर्तमान में सरकार ना दो तरफा गिरती हुई नजर आ रही है। सरकार सोच रही है कि आखिर करा क्या जाए वोडाफोन आइडिया का, क्योंकि अभी हालांकि सुनवाई थी, अगर इसका पास कर देते एजीआर एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू, सरकार बोल देती है कि चलो छोड़ो वोडाफोन आइडिया को दे देते हैं, तो फिर इसके पीछे एयरटेल भी लगा है। एयरटेल भी जाकर के बोल देगा कि भैया हमारा भी इतना एजीआर बकाया है। और जो मतलब इसका ARPU है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ARPU उसका 146 रुपये है। और अगर बात करें तुम्हारा जियो का, तो जियो का लगभग लगभग 250 रुपये है। और अगर बात करें एयरटेल का, तो एयरटेल का है 220 रुपये के आसपास। एक का 246 के आसपास है, एक का 220 है, और वोडाफोन आइडिया का है 146 रुपये। तो इसको तो ना बिना पैसे के काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका कहना ये है कि आप हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगाई है वो छोड़ दो और हमें ना 20 साल का टाइम दे दो। अभी सरकार इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि सरकार इसमें घिरती सी नज़र आ रही है। क्यों इतने पैसे डालने के बाद में भी सरकार इसे बचा क्यों नहीं पा रही है? सरकार के पास में तो पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के पास में भी तमाम जवाबदारियां होती हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने कोई नियम लागू किया तो सबके लिए किया। अगर आपने ब्याज इसके ऊपर का माफ़ कर दिया तो एयरटेल बोलेगा मेरा भी माफ़ करो, ये भी तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए सरकार इसके ऊपर कोई पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं ले पा रही है। टाटा कैपिटल की अगर बात करें तो टाटा कैपिटल का IPO 6 तारीख से 8 तारीख तक खुला है। 15,212 करोड़ रुपया वो कंपनी जुटाना चाहती है। इस साल का सबसे बड़ा IPO है। 310 से 326 रुपये का प्राइस बैंड है। इतने रुपए पे कंपनी IPO लेके आ रही है और उसमें पैसा जुटाना चाहती है। आपको लगाना है नहीं लगाना, वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे ना ले। स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें जो तुम्हारा कोल्ट्रिफ एक दवा है जिसे पीने से लगभग 15 बच्चों की जानें चली गई हैं। एक छिंदवाड़ा का और एक बैतूल का मामला सामने आया है, जिसमें 5 बच्चों की जो हालत सीरियस है और उन्हें नागपुर भर्ती कर दिया गया है, नागपुर रेफ़र कर दिया है। और इसी बीच में जो 1 महीने के अंदर अंदर जिन जिन बच्चों ने ये तुम्हारा कोल्ड ड्रिफ्ट जो दवाई पी है, वो 1400 बच्चों ने की है। मध्य प्रदेश शासन ने उनको मतलब कनेक्ट करने के लिए बोल दिया गया है कि देखो किन किन को पिए, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है। हालांकि इस मामले पर जो जो बच्चे मरे हैं उनको 4-4 लाख रुपये का मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है कि भाई जो बच्चे, मतलब ये ना ऑल ओवर पूरी इंडिया में बैन कर दिया गया है। जो फैमिली हैं जिनके बच्चे मरे हैं उनका कहना ये है कि इसकी जो जहाँ यूनिट है, जहाँ दवाई बन रही है, वो फैक्ट्री ही बंद होनी चाहिए। हालांकि जिस डॉक्टर के ऊपर FIR दर्ज की थी उसके लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल वाले हैं, जो डॉक्टर की MBBS की डिग्री करते हैं, उन्होंने बोल दिया है, वे सामने आ गए हैं कि भाई इनको डॉक्टर के ऊपर से जो FIR है वो वापस ली जाए। लेकिन अभी तो अगर बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो खांसी की सिरप है ना, उन खांसी के सिरपों को बिना डॉक्टर की पर्ची के देना के लिए नॉट अलाउड कर दिया गया है। अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो WHO का कहना ऐसा है कि अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप उसे खांसी की सिरप दे मत, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मतलब ड्रग्स पाए जाते हैं जो कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसकी बॉडी उस ड्रग्स को सहन करने के लिए नहीं होता। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक डिसीजन और लिया गया है कि जो बड़े टॉप आला अधिकारी हैं ना, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तत्काल रूप से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन निलंबित करना एक रास्ता नहीं है कि आपने किसी को निलंबित कर दिया तो हो गया। जिन बच्चों की 15 बच्चों की मौत हो गई है उनका क्या होगा, उनके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेगी? हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सख्त नियम, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सख्त नियम कर दिए गए हैं कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के लिए आप इसे नहीं दे सकते, और आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आपने जितनी ड्रिप्स बेची है ना, बच्चों को खांसी की दवाई जो बेची है ना, उन किस किस को बेची है और उसे किस डॉक्टर ने उसका सिरप दिया था, मतलब किसने उसको प्रेस्क्राइब किया था। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जिन परिवारों की जान चलेगी, जिन बच्चों की जान चलेगी परिवारों की, उनका क्या होगा? क्या 4-4 लाख रुपए से, 4-4 लाख के मुआवजे से उनका पूर्ति हो जाएगी? एक विषय ये है देखने का। दूसरा ये है, इसमें राज्य सरकार अपने अपने लेवल पर कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने ऑल ओवर इंडिया में ये बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है, जो स्टेट लेवल पे एक होता है जिसका सभी ड्रग्स को वेरीफाई करने का काम होता है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया
है, आला अधिकारियों पे भी गाज गिरी है, और जो बच्चे हैं जिन्होंने दवाई ली थी उनसे कलेक्ट किया जा रहा है कि भाई उन्हें देखो। अगर बात करें कि अभी 3 क्वार्टरों में ऐसा क्या रिजल्ट आ गया, देखो सबसे पहले जो आप बैंकों को समझो, बैंकों को लेकर के जो पॉजिटिव खबर आई है ना वो क्या है। किसी भी बैंक को अगर लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में डिफरेंस हो, अगर डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा हो लोन ग्रोथ कम हो, तो इसलिए बैंक को कम दर पे पैसा मिल जा रहा है। बैंक का सिंपल फंडा समझो आप, बैंक क्या है, बीच का मीडिएटर है। बैंक क्या है, किसी हमसे पैसा लेता है और सामने वाले को देता है, उसके बीच का जो पैसा है वो बैंक का NIM होता है। NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो उसका शुद्ध लाभ होता है, उसी में से वो अपना काम चलाता है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि अगर बात करें तुम्हारा HDFC की, तो HDFC की जो लोन ग्रोथ रही है वो 9.9% रही है, और HDFC की जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है, जिस हिसाब से पैसा जमा हुआ है, वो 12.4% रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो 15.8% है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 14.6% के आसपास है। मतलब अगर इन दो बैंकों की बात करें तो जो प्राइवेट बैंक है इनकी लोन और डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रही है। बाकी अगर बात करो RBL बैंक की, तो RBL बैंक ने जो लोन दिया है, जो लोन की ग्रोथ रही है वो रही है 14% के आसपास, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है, जो पैसा जमा हुआ है RBL बैंक के पास में, वो डिपॉजिट ग्रोथ है 8% की। मतलब लोन ग्रोथ ज़्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है। इसका मतलब बीच का फिजिकल डेफिसिट है 6% का, 6% इन्हें बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। अगर बात करें तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक में जो लोन ग्रोथ रही है वो रही है 10.7% के आसपास, और जो उनकी डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो रही है 10.4% के आसपास। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 11.49% में लोन ग्रोथ रही है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो रही है तुम्हारी 9.66%। मतलब कोई इसमें भी कोई खास ज़्यादा मिला ताबड़तोड़ ग्रोथ नहीं गई। अगर बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक की हालत और भी ख़राब है। जो लोन देने वाली ग्रोथ है वो रही है 5.89, मतलब 5.40 मान लो आप, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है, जो लोगों ने पैसा जमा किया है यूनियन बैंक में, वो उसकी जो ग्रोथ है वो है 1.89, मतलब 90 मान लो। इसका मतलब लोन ज़्यादा दे दिया है और डिपॉजिट कम हुआ है। अगर बात करें इन सेक्टरों में, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक यूनियन जो PSU है और प्राइवेट है, तो प्राइवेट वालों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर आ रही है एज द PSU से, पब्लिक सेक्टर बैंक से। कारण क्या है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो लोग बाग डिपॉजिट कम कर रहे हैं और ये लोन ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब है इन्हें बोर करना पड़ेगा पैसा इनका जो रॉ मटेरियल है वो है पैसा अगर इन्हें कम ब्याज दर पर नहीं मिलेगा तो फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा, RBI से लेना पड़ेगा, और या फिर RBI से लेंगे तो ये ज़्यादा ब्याज दर पर लेंगे, ज़्यादा ब्याज दर पर लेंगे तो इनका NIM कम हो जाएगा, NIM कम हो जाएगा तो इनका जो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा हो जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा हो जाएगा तो ये लोग बाग बेचने लगेंगे, स्टॉक गिरने लगेंगे। ये देखना होता है। देखो सबसे मेन बात क्या है ना, बैंकों की जो डिपॉजिट ग्रोथ है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, लोन ग्रोथ कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर बात करें यथार्थ हॉस्पिटल की, कि आज यथार्थ हॉस्पिटल या मैक्स हॉस्पिटल या अपोलो हॉस्पिटल या ग्लोबल हॉस्पिटल या नारायण हृदयालय, इनमें हुआ क्या, इनमें आज ताबड़तोड़ इतनी तेज़ी देखने के लिए मिल क्या रही थी। देखो सबसे पहले समझो कि जो मतलब एक CGHS करके है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उस स्कीम का 10 साल पहले का जो मतलब डिसाइड किया हुआ प्राइस था ना, वो अब 10-15 साल बाद परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें ऐसा समझ लो, मैं आपको बिल्कुल शुद्ध शब्दों में समझा रहा हूँ जिससे आप समझ में आए। कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है कि भाई हम आपको 100 रुपये देंगे इस चीज़ के, अब गवर्नमेंट ने उसके कह दिया भाई अब हम इसके 140 रुपये देंगे, तो एक तो इसमें जो जिन जिन हॉस्पिटलों का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहले तो इस स्कीम से ये समझ लो कि किससे फ़ायदा होगा, तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं ना उन्हें फ़ायदा होगा। ये स्कीम क्या है तुम्हारा, CGHS से, यह तुम्हारा है मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो फ़ायदा होगा। अब जिस जिस हॉस्पिटल में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल है, उसका गवर्नमेंट के द्वारा इन एम्प्लॉयों का जो इलाज करता है उससे जो पैसा आता है ना वो आता है 35%, तो इसलिए यथार्थ हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए यथार्थ हॉस्पिटल में ज़्यादा वॉल्यूम भी आएगी और ज़्यादा पैसा आएगा। सिंपल फंडा समझ लो, अगर अभी ये 100 आदमियों का इलाज करके 10,000 रुपये कमा रहे थे, तो अब ये 100 ही आदमियों का इलाज करके 14,000 रुपये कमाएंगे, ऐसा समझ लो आप। इनका मतलब इनका जो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, इनका EPS बढ़ जाएगा, अर्निंग प्रति शेयर, अर्निंग प्रति शेयर बढ़ने से क्या होगा, इनका जो P है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो घट जाएगा, और प्राइस टू अर्निंग रेशो घटने से क्या होगा, ये स्टॉक सस्ते हो जाएंगे,
प्राइस उनका वही रहेगा, बट ये वॉल्यूम में सस्ते हो जाए दिखने लगेंगे कि यार इतने के पी पे हैं। कोई भी इंडस्ट्री में पी मैटर करता है, ठीक है। अगर बात करें तुम्हारा सबसे मेजर रेवेन्यू किसका आता है, यथार्थ हॉस्पिटल का 35% है। दूसरे नंबर पर आता है तुम्हारा मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल का 21% है। ग्लोबल हेल्थ केयर 18% के आसपास है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। नारायण हृदयालय का इसमें 18% है। और बात करें अगर अपोलो की, तो अपोलो हॉस्पिटल का भी इसमें 9% के आसपास में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस हेल्थ से ना सबसे मेन क्या है ना, देखो एक चीज़ होती है, जब आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इलाज कर रहे होते हैं और आपका कम हो, मतलब जो गवर्नमेंट दे रही है उसके हिसाब से बिल ज़्यादा का बन रहे हो, तो आप क्या ना कैशलेस करने से बचते हो। अगर आप किसी हॉस्पिटल के मालिक हो और आपको मालूम है कि इसका जो गवर्नमेंट हमें पैसा देगी वो देगी 100 रुपये, इसका इलाज में लगे 120 रुपये, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार कैशलेस हो नहीं रहा, आप एक काम करो ना नगद जमा कर दो, तो आपसे वो नगद जमा करा लेंगे 120 रुपया, और फिर आप उसे बिल लगाते रहो जितने भी जो गवर्नमेंट करे सो करे। अब वो क्या होगा कि अब वो गवर्नमेंट उसका दे रही है 140 रुपया, तो हॉस्पिटल क्या करेंगे, वे नगद लेंगे, वो कैशलेस लेंगे। बोले कैशलेस कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, क्योंकि उन्हें फ़ायदा है ना उस चीज़ में। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो और आप लंबे समय में वेल्थ बनाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में दो लोग आते हैं, एक तो आते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, एक आते हैं जो वेल्थ कमाना चाहते हैं। अगर आप वेल्थ कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप किसी सही रिसर्च एनालिस्ट के साथ जाओ, वित्तीय सलाहकार के साथ जाओ, तो आप पैसा कमा पाओगे, अन्यथा आप नहीं कमा पाओगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ये है यार मैं अकाउंट कहाँ खुलाऊँ, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, मेरी ही ब्रांच में खुलेगा। शेर खान के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है, और जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।